तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड वॉर टू तक कार इंडस्ट्री का सीन कैसा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कार इंडस्ट्री कैसे चल रहा था। दिस इज चांस एक्सक्लूसिव एंड लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू सब कुछ बदल गया था, स्पेशली इन यूरोपियन रीजन। कंपनी अपने प्रोडक्शन लाइन को व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के बजाय वॉर इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने के काम पे लगा दिया था। इसलिए कंपनियां सिविलियन कार्स के बजाय ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री गाड़ियां बना रही थी वॉर को सपोर्ट करने के लिए। ऑटो इंडस्ट्री वॉज ऑन ए हॉल्ट, न्यू इन्वेंशंस, रेसिंग इवेंट्स सब कुछ रुक गए थे। इस समय वन ऑफ द बिग प्लेयर्स ऑफ एसयूवी जीप पूरी मिलिट्री प्रोडक्शन में आ गया था। उस समय के रफ टेरेन में काम करने के लिए उन्होंने 4x4 गाड़ियां बनाना चालू कर दिया था। कंपनी वार नीड्स को सप्लाई देने के लिए लाइट वेट, फ्यूल एफिशिएंट, सिंपल गाड़ियां बना रही थी। और लाइट वेट होने का और एक रीजन था ताकि वो जल्दी जल्दी सप्लाई किया जा सके वॉर जोन में। और मैन्युफैक्चरर्स एस्थेटिक्स पे ध्यान ना देके मेनली सिंप्लिसिटी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे डाल रहे थे। इसी के चलते हुए वॉर के हेवी नीड्स के वजह से हेवी प्रोडक्शन चालू था, तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज आ गया था। रॉ मटेरियल के शॉर्टेज को ज़्यादातर सिंथेटिक मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ा के फुलफिल किया गया था। इसके वजह से अभी के ज़माने में भी हम लोग गाड़ियों में सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ देखते हैं। बट दिस वाज नॉट ऑल फॉर व्हाट वर्ल्ड वॉर टू डिड टू द कार इंडस्ट्री। बहुत सी कंपनियां बंद हुई थी और वर्ल्ड वॉर टू कार इंडस्ट्री के ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी को बहुत बढ़िया तरीके से हिट किया था। फाइनली 1947 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद एवरीवन वाज हीलिंग फ्रॉम देयर वॉर वुंड्स। कंट्रीज अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को डेवलप करने पे ध्यान देने लगे। इसलिए नए नए कंपनियों को लोन दे के हेल्प किया जा रहा था ताकि वो ग्रो कर पाए। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे ताकि बाहर के कंपनियां भी उनके देश में या फिर उनके देश के कंपनियां भी बाहर के देश में जा पाए बिजनेस करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए। एंड दिस लेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेनी कंपनीज। कंट्रीज का इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और ये ग्रोथ और इकोनॉमिक बूम सबको फेवर किया था, और जो कि ऑब्वियसली कार इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज था। सबके फाइनेंसेस धीरे धीरे साउंड होने की वजह से गाड़ियों का डिमांड भी बढ़ते गया था और गाड़ियों का सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोगों को और क्लासी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां पसंद आने लगी। मोटर स्पोर्ट्स वाज बैक अगेन। 1948 और 1950s में अकॉर्डिंगली फाउंड हुआ नैस्कार और फार्मूला 1। स्पोर्ट्स कार्स वाज ऑन द राइज। जैगुआर XK120, पोर्शे 365 जैसे आइकॉनिक कार्स उस जमाने में देखा गया था। उसके बाद 1950s में अमेरिका में चालू हुआ मसल कार का ट्रेंड। शेवरोलेट कॉर्वेट वाज द फर्स्ट अमेरिकन मसल कार विथ एन V8 इंजन। देन 1964 में फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया द आइकॉनिक फोर्ड मस्टैंग। दैट एंड द अपकमिंग जनरेशन इज द मोस्ट सोल्ड मसल कार टिल डेट। फोर्ड और उसका परफॉर्मेंस के लिए प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था। आफ्टर सम डिस्प्यूट विथ फरारी, फोर्ड वॉज फ्यूरियस टू विन द Le Mans 24-hour रेस। इसलिए फोर्ड ने कैरोल शेल्बी के साथ कोलैब किया और तैयार किया दी लेजेंडरी GT40। ये कार बाकी दुनिया के सामने अमेरिकन स्पोर्ट्स कार पोटेंशियल को शोकेस कर रहा था। और फाइनली 1966 में फोर्ड ने Le Mans 24-hour रेस जीता विथ 3 कार्स इन द रो। बट बिफोर वी कंटिन्यू, इधर एक बात बोलना जरूरी है। Le Mans 24-hour रेस जीतने का मेन रीजन बस GT40 नहीं था, इसको चलाने वाले ड्राइवर का भी था। इसको चला रहा था केन माइल्स, जो कि सम कॉन्स्पिरेसी के वजह से रेस जीत नहीं पाया, बट ही वॉज पोटेंशियली द विनर। और शायद इसी रीजन के वजह से केन माइल्स का लाइफ एक डिजास्टर की तरह एंड हुआ था। बट The legacy carried on and they won 3 times in a row. अमेरिका ऑटो इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन में था, बट बाकी दुनिया भी पीछे नहीं थी। इन 1963 पोर्शे ने इंट्रोड्यूस किया द 911। ये अपना रेयर इंजन और एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए जाना जाता था। एंड ऑन द सेम ईयर फाउंड हुआ था लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी स्टार्टेड विद ट्रैक्टर्स, बट फोर्ड के जैसा लैम्बोर्गिनी का भी फेरारी के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। शॉर्टली स्टोरी ये था कि Lamborghini was a great lover of the Ferrari sports cars. He had 7 of them, but there was a problem with Ferraris, the clutch. So he approached Ferrari that they should work together, Lamborghini x Ferrari, and they will make one of the greatest sports cars in the era. But Ferrari showed his ego and rejected Ferruccio Lamborghini and disrespected him, said to him that, "Go back to your tractors, farmer." लैम्बोर्गिनी ने ये बात अपने ईगो पे ले ली और वो भी स्पोर्ट्स कार बनाना चालू कर दिया। ऑन द अदर पार्ट, जापानीज कार मेकर्स लाइक निसान, होंडा, सुजुकी स्मॉल और एफिशिएंट गाड़ियां बना रही थी। और अगले डिकेड में ही 1970s में आया ऑयल क्राइसिस
ऑयल क्राइसिस की वजह से फ्यूल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गया था, इसलिए लोगों का डिमांड फिर से स्मॉल और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट हो गया। कंट्रीज स्टार्टेड इंपोर्टिंग कार्स फ्रॉम जापान एंड अदर पार्ट्स। जापानीज गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट और ड्यूरेबल और सिंपल होने की वजह से उनको मार्केट में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, और इसी वजह से जापानीज कार मेकर्स को ग्लोबल कार इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिला था। 1970s के बाद धीरे धीरे ऑयल क्राइसिस खत्म हो रहा था, तो फिर से क्लासी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों का डिमांड बढ़ते गया था, बट लोगों का टेस्ट थोड़ा सा बदल गया था। विल सी इट अ बिट लेटर। ऑयल क्राइसिस तो खत्म हो गया था, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। इंजिन्स में फ्यूल इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, EMU, ECU जैसे कंपोनेंट्स लगने लगे इंजिन्स के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। दिस वाज वन पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। 1980s में लोगों का टेस्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर आ गया और लोग गाड़ियां ज्यादातर मॉडिफाई करने लग गए थे, क्योंकि मार्केट में और भी प्लेयर्स आने लगे थे। जापानीज, जर्मन, इटालियन। द कार कम्युनिटी शिफ्टेड टू आइदर अमेरिकन मसल कार्स और द इंपोर्टेड कार्स। Fast and Furious viewers, you know this guys. ECU ट्यूनिंग, टर्बोचार्जिंग, सुपरचार्जिंग और अदर परफॉर्मेंस अपग्रेड्स बढ़ते गए, और लोगों के बीच परफॉर्मेंस और रेसिंग को लेके एंथुजियाज्म बढ़ते गया। उसके बाद 1990s में नया एरा चालू हुआ। इस एरा में लोगों को पिकअप और SUV पसंद आने लगे। फोर्ड F सीरीज, टोयोटा हाइलक्स, शेवरोलेट सिल्वराडो, डॉज रैम एक्सेट्रा का डिमांड बढ़ता गया, सिंपली इनके वर्सेटिलिटी के वजह से। इस तरह कार मार्केट बहुत सारे सेगमेंट में, जैसे कि सेडान, SUV, स्पोर्ट्स कार, हैचबैक, सुपर कार, हाइपर कार में डिवाइड हो गया। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक इन कार्स, कार इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, और इसी तरह हम लोग 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। बट बिफोर वी एंटर 21st सेंचुरी, इंडिया का कार हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है। तो गाइस, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कार इंडस्ट्री कैसे ग्रो किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।